नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील सत्य हिंदी को ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप ड्राइव से जुड़े, यानी सत्य हिंदी के सदस्य बने, क्योंकि ये हमारी आपसे बड़ी गुजारिश है अगर आप वाकई में सत्य हिंदी की ईमानदार पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं और जानते हैं श्रवण जी से कि दरअसल दुनिया में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है और चारों तरफ सिर्फ ईरान युद्ध की चर्चा हो रही है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां राजनीति सुबह से शाम तक होती है और लगभग हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई चुनाव होता है। लेकिन इन दिनों उस चुनाव की चर्चा लगभग गायब है। चर्चा दरअसल 5 विधानसभा चुनाव की, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, अब माफ करिएगा, बंगाल, असम और पुडुचेरी की। इनके चुनाव प्रचार जबरदस्त तरीके से हो रहा है उनके राज्यों के अंदर, लेकिन अखबारों की सुर्खियों में ये लगभग गायब है। खबरों अंदर है, अखबार के अंदर दिखाई पड़ती है। लेकिन इन चुनाव में क्या होगा? क्या इस ईरान युद्ध का इस चुनाव पर कोई असर पड़ सकता है, या फिर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तय करेंगे? और इनमें से 2 राज्य वो है जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है, पश्चिम बंगाल और असम। 2 राज्य हैं, केरल और तमिलनाडु, जहां वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं और पुडुचेरी को कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इन 5 राज्यों पे क्या नतीजे आने वाले हैं, क्या नतीजे हो सकते हैं और इसका भारत की जो दीर्घकालिक राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है और क्या कोई असर पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, जानेंगे श्रवण जी से। सर। आशुतोष जी, ये जो चुनाव हो रहे हैं जी, आपने ठीक कहा कि ये लड़ाई के बीच में हो रहे हैं, पर ये एक लड़ाई ऐसी है जो पुलवामा नहीं है, बालाकोट नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें भारत न लड़ते हुए भी पिट रहा है। मतलब आप मैदान में नहीं है पर आपकी पिटाई हो रही है, मतलब आप हार रहे हैं। और इसके कारण जो डिमोरलाइजेशन है जो आया है सरकार में, आप देख रहे हैं जिस तरह का है, इजराइल की यात्रा, फिर हमला, फिर भारत का स्टैंड और ये तमाम तेल संकट और एलपीजी संकट और ये तमाम चीजें हैं, और पैनिक जो पीएम ने अपने आप खड़ा कर दिया बार बार कह के, बजाय एश्योरेंस देने के, उन्होंने बहुत बड़ा संकट है। अब इस हुकूमत के लिए एक ऐसे माहौल में जिसमें ये चर्चा चल रही हो कि ये सरकार तो जा रही है, गिर रही है, और ऐसे में चुनाव लड़ना जो कि युद्ध लड़ने से ज्यादा बड़ा काम है, और उसमें चुनौती यह है कि कुछ करके दिखाना जरूरी है। ऐसा इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि ये इन चुनावों ने पुष्टि कर दी है कि ये सरकार जा रही है, इसको जनता ने नकार दिया है। पहला चुनाव जो है आशुतोष जी, केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को है। आप समझ सकते हैं कि 9 अप्रैल कितनी नजदीक है। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में 23 तारीख को है, और वेस्ट बंगाल में 2 चरणों में है, 23 तारीख को है और शायद 29 तारीख को है। अगर ये नहीं हुआ, कुछ बीजेपी ने कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं किया या कुछ चमत्कार नहीं किया, तो इसका केंद्र की
ताकत पर, मोदी जी की ताकत पर, बॉडी लैंग्वेज पर भी फर्क पड़ेगा, उनके इंटरनेशनल स्टैंडिंग पर भी पड़ेगा, और सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा अगले साल। और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर काफी चीजें चल रही हैं, अभी से चल रही, बहुत सारी चीजें चल रही। बीजेपी के सामने क्या चुनौती है इन चुनाव में? मतलब अगर ये मान के चलें कि असम तो उन्हीं का राज्य है, तो चुनौती क्या है? मतलब इस चुनाव में बीजेपी को क्यों होना चाहिए और क्या बीजेपी दिखाना चाहती है? उसके सामने चुनौती ये है आशुतोष जी, क्योंकि हम केवल 2 राज्यों पर फोकस करना चाहते हैं अपनी बातचीत में, और बीजेपी की चुनौती के मामले वो इसलिए करना चाहते हैं कि डीएमके जीत रही है या तमिलनाडु में बीजेपी का कोई होड़ नहीं है। असम वो मान के चल रहे हैं कि हम, हमारी हुकूमत है, हम जीतेंगे, जिस तरह के भी हथकंडे किए। पुडुचेरी को हम बहुत ज्यादा फोकस में नहीं ले रहे, छोटा सा राज्य है। बीजेपी के सामने केवल 2 राज्य हैं जहां उसको करके दिखाना है, और वो 2 राज्य हैं केरल और पश्चिम बंगाल। मैंने बताया केरल के चुनाव अभी हैं 9 अप्रैल को, पश्चिम बंगाल के 29 तारीख को, वो भी 2 चरणों में। इसके कई कारण हैं। इसके कई कारणों में एक बड़ा कारण ये है कि टीएमसी और सीपीएम दोनों इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स हैं, औपचारिक रूप से कहें। हालांकि केरल में लेफ्ट पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, बाय इलेक्शन में भी, प्रियंका के खिलाफ भी, राहुल के खिलाफ भी। डी राजा की वाइफ ने चुनाव लड़ा, मान लीजिए, राहुल के खिलाफ। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस भी मैदान में है। मतलब ये कि लोकसभा में भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, पिछली विधानसभा में भी लड़ा, और अभी भी लड़ रही है। आप अगर 2021 के चुनाव के नतीजे देखें तो अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी विधानसभा में, और लोकसभा में सिर्फ 1 सीट मिली थी। टीएमसी और बीजेपी के बीच लोकसभा के चुनाव में वोट शेयर में फर्क केवल 7% का था, 7%। अब आप देखिए कि ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं। बीजेपी ने बंगाल में ताकत झोंक दी है कि वो जीतना चाहती है। केरल में ताकत ये झोंकी है कि कांग्रेस को नहीं आने देना है किसी भी कीमत पर। केरल में जीतना नहीं चाहती बीजेपी, कांग्रेस को रोकना चाहती है। आपने देखा कांग्रेस ने टिकटों की घोषणा कर दी है पश्चिम बंगाल में। अधीर रंजन को फिर से टिकट दे दिया है, जो लोकसभा में हार गए थे यूसुफ पठान के हाथ, उनको टिकट दिया बहरामपुर से। ममता फिर कोशिश करेगी कि अधीर रंजन को हरवा दे, पिछली बार भी हरवा दिया। केरल में विजयन का जो ताजा बयान है वो ये चीफ मिनिस्टर का कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के कारण अपना वोट बैंक गंवा रही है, उनका ये कहना है। और वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक है धीरे धीरे बीजेपी में पूरी तरह मिल जाएगा, शामिल हो जाएगा।
बीजेपी बहुत ज्यादा चाहे अश्योर्ड नहीं हो वेस्ट बंगाल को लेकर, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करेंगे, माइनॉरिटी का फैक्टर सबसे बड़ा है। और जैसा मैंने कहा कि वो कोशिश कर रही है कि कांग्रेस नहीं आ पाए, एंटी इनकम्बेंसी वहां काम नहीं करे विजयन के खिलाफ। काफी समय से विजयन बने हुए हो ये रहा है केरल में कि बीजेपी लेफ्ट की मदद में लगी हुई है। कई उसके उदाहरण हैं कि कैसे वो चाहती है कि दो चीजें हो जाए केरल में। मैंने कहा बंगाल में जीतना चाहती है और केरल में दो चीजें करना चाहती है। वो ये कि या तो एलडीएफ फिर से जीत जाए, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट फिर से जीत जाए, या त्रिशंकु विधानसभा बने, किसी को बहुमत नहीं मिले और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए केरल में। आपने देखा आरिफ मोहम्मद खान को जनवरी 2025 में वहां से गवर्नरशिप से हटाया गया और बिहार भेजा गया, और बिहार से भी फिर हटा दिया गया। गोवा के राज्यपाल पद पर गोवा के बीजेपी के जो नेता हैं राजेंद्र आर्लेकर, उनको वहां केरल में गवर्नर बनाया गया। बीजेपी के बड़े नेता हैं और पहले वो हिमाचल प्रदेश में और बिहार में गवर्नर रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं। बीजेपी क्या क्या कर रही है केरल में, उसको हम समझें उसके पहले हम वेस्ट बंगाल में बात करते हैं, थोड़ी सी बात कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने क्या क्या किया है। ममता सरकार के खिलाफ जो लेटेस्ट आपने देखा, जो चार्जशीट बीजेपी ने जारी की है, वो एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने निकाला है। उससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो मेडिकल कॉलेज की छात्रा के का जो पूरा मामला था, आरजी का मेडिकल कॉलेज की लड़की को लेकर इतना उसके साथ जो ज्यादती हुई, उसको लेकर जो आंदोलन चला, उस पीड़िता की मां को रत्ना देवनाथ को पनिहाटी से टिकट दिया है बीजेपी ने बंगाल। इसका क्या मतलब है? पिछले चुनाव में संदेश खाली का मामला उठाया था बीजेपी ने, अगर आपको ध्यान हो, लोकसभा के समय बहुत जबरदस्त तरीके से उठाया था और उसकी पीड़िताओं से बात की थी मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ जो ज्यादती का हुआ और आंदोलन चला, उनकी पीड़िता की मां को टिकट देने से ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि वो जो आंदोलन था वो बीजेपी ने इंस्टिगेट किया था पूरी तरह से। हालांकि ममता ने बहुत ही साहस के साथ उसको आंदोलन को दबा दिया था। बीजेपी ने 4-5 चीजें की है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि ये ईरान की लड़ाई ने बहुत सारी चीजों को आगे नहीं आने दे रही है, और ये सरकार भी चाहती है कि ईरान में लगे रहें और राज्यों में नतीजे बदल जाए, कोई बहस नहीं करे चुनाव को लेकर। हमने ज्यादा डिबेट नहीं की या कम की डिबेट, ऐसा कहें जी, कि राष्ट्रपति जी की दार्जिलिंग में संथाल आदिवासियों की कॉन्फ्रेंस में भागीदारी का प्रोग्राम बनता है। इसी दौरान और प्रोटोकॉल का मामला उठता है कि कोई गया नहीं, ममता ने अपमान किया, टीएमसी ने अपमान किया।
एक पिछड़ी जाति की राष्ट्रपति के, महिला के का अपमान किया। जिस समय राष्ट्रपति जाती हैं वहां, लगभग उसी समय राज्यपाल आनंद बोस को हटाकर तमिलनाडु के एन रवि को वहां ले आते हैं। अब एन रवि का जो इतिहास है वो हम सब जानते हैं, जो तमिलनाडु में उनकी जो कॉन्फ्रंटेशन रहा है डीएमके की हुकूमत के साथ। इसी दौरान करीबन 60 से 65 लाख वोटरों के नाम कटते हैं। आप सीक्वेंसिंग देखिए, कितने फ्रंट पर बीजेपी काम कर रही है। इसी दौरान बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात उठती है, वहां पोलराइजेशन होता है, चाहे मुर्शिदाबाद जिले में। मतलब एसआईआर में शायद 60 से 65 लाख लोग नाम कटे हैं। इसी दौरान चीफ सेक्रेटरी सहित कई अफसरों को हटा दिया जाता है। आपने देखा कि शुवेंदु अधिकारी ने पिछली बार नंदीग्राम में ममता को 1956 वोटों से हराया था। ममता ने भवानीपुर से लड़ेंगी, वहां से फॉर्म भरा है। शुवेंदु उनके खिलाफ भवानीपुर से लड़ रहे हैं। 46,000 वोट जो कथित तौर पर टीएमसी के माने जाते हैं, वो एसआईआर में बाहर कर दिए गए। बीजेपी ने बंगाल में जान झोंक रखी है। 292 सीट्स हैं। आप देखिए जरा, 2021 के चुनाव में टीएमसी की सिर्फ 4 सीटें बढ़ी थी और बीजेपी की 74 सीटें बढ़ी थी पिछले चुनाव में। और वोट शेयर में फर्क 10% था। सिर्फ 21 में 10% था, 24 के लोकसभा चुनाव में वो 7% हो गया डिफरेंस। मतलब 48.2% था टीएमसी का वोट शेयर, वो और बीजेपी का 38.15 था उस समय। बंगाल में 30% मुस्लिम हैं और ये बैकबोन रहे हैं ममता बनर्जी की। अब इनमें से अगर 7-8%, 10% वोट बैंक खसक जाता है या ढीला पड़ जाता है तो इनका काम हो जाएगा। बीजेपी का काम। ये तो मैंने बताया आपको वेस्ट बंगाल में क्या कर रही है, केरल में क्या कर रही है। हमारे यहाँ जानकारी नहीं है केरल को लेकर, और हमारे यहाँ केरल को लेकर डिस्कशन भी, क्योंकि हम दूर बैठे हैं इसलिए कम होता है। केरल में मुस्लिम पॉपुलेशन करीबन 19% है, 18.38%। ईसाई पॉपुलेशन करीबन 27% है, 26.56%। बीजेपी केरल में अभी तक पैर इसलिए नहीं जमा पाई थी कि ये दोनों समुदाय एक थे लगभग इलेक्शन को लेकर, बीजेपी के खिलाफ थे। इसलिए या तो यूडीएफ या एलडीएफ सत्ता में रहा है। बीजेपी ने जो इंजीनियरिंग की है, अलावा इसके की केरला फाइल बनाई, उसको काफी पॉपुलराइज किया।
बीजेपी सिस्टमेटिकली ईसाइयों को मुसलमानों से अलग कर रही है। कई कदम उठाए और उसमें उसको काफी सफलता भी मिली है बीजेपी को। मैं मतलब जो लेटेस्ट है उसका जिक्र अभी नहीं करूंगा कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल जो आया है 25 मार्च को, उस पर ज्यादा चर्चा हम लोगों को डिटेल अभी हमने की नहीं है। पर केसी वेणुगोपाल ने जो बयान दिया है अभी, शायद आज ही दिया होगा, कि ये ईसाइयों को तंग करने के लिए, ईसाइयों की गतिविधियों को रोकने के लिए है कि उनको फंडिंग नहीं मिले या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से उनको फंडिंग नहीं मिले। तो जो 2016 में मायावती और समाजवादी पार्टी के लिए नोटबंदी था, वो 2026 में केरल के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल है, जो सांसदों को दिया ही नहीं गया, टाइम दिया नहीं गया कि वो पढ़ें। अगर ये दोनों कम्युनिटीज विभाजित नहीं हो तो बीजेपी वहां पैर नहीं जमा पाए केरल में। अब आप सोचिए कि बीजेपी कितने सिस्टमेटिकली कब से काम कर रही है। ईसाइयों के कई नेताओं को, जिनमें चर्च के बड़े बड़े लोग शामिल हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पीसी जॉर्ज हैं, टॉम कटकन हैं, अनिल एंटोनी हैं, एक एंटोनी के बेटे हैं, मतलब। और खास करके जो सीरियन चर्च है और ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जो बहुत ही डोमिनेंट है वहाँ केरल में, उसको बीजेपी ने लगभग कैप्चर कर लिया है। ईसाइयों के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर बीजेपी का सपोर्ट चल रहा है। ये प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप से ईसाई कम्युनिटी में मैसेजिंग कर रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ। नफरत उगली जा रही है। ये लोग कन्वर्ट करते हैं, लव जिहाद के खतरे बताए जा रहे हैं, फेक न्यूज जैसे कि इस्लामिक स्टेट के लिए भर्ती कर रहे हैं ईसाइयों की, इस तरह की चीज। केरल की मेजर चर्च बॉडीज ने वक्फ बोर्ड का बिल का समर्थन किया। कई चर्च, कैथोलिक चर्च भी है, सायरो मालाबार चर्च भी है, उन्होंने केरला फाइल पिक्चर का समर्थन किया, खुलेआम समर्थन किया। जब मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को ये ईरान युद्ध में इतना डाल के रखा गया कि हम लोग चर्चा नहीं कर पाए। हाल में पंचायत और लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे केरल में। नगर पालिका, नगर निगम और पंचायतों के इन चुनाव में बीजेपी ने 500 क्रिश्चियन कैंडिडेट्स खड़े किए, 500। अब आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ में ईसाई नन की गिरफ्तारी होती है, नॉर्थ ईस्ट में मारा जाता है, चर्च जलाए जाते हैं, उड़ीसा में प्रेस्ट की हत्या हो जाती है। जुलाई 2025 में केरल की 2 नन जो थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी इस आरोप में कन्वर्शन कर रही। और क्रिसमस के दौरान बीजेपी राज्यों में चर्चों पर हमले हुए, चर्चों पर हमले। उसके बावजूद ये हो रहा है वहां।
आप सोचिए कि कितना जबरदस्त पेनिट्रेशन किया है। श्री नारायण धर्म परिपालना योगम, ये एक बैकवर्ड क्लासेस का ऑर्गेनाइजेशन है, SNDP इसको कहते हैं, बैकवर्ड। 23% पॉपुलेशन है। उसके जो चीफ हैं GS नदेसन, उन्होंने हाल में अपील की है कि LDF को सपोर्ट करना चाहिए, पर बीजेपी ने क्या किया चुनाव के पहले, फॉर्मर CM जो है अच्युतानंदन, उनको पद्म विभूषण दिया। तो ये जो बीजेपी यहाँ इस पूरे कॉन्टेस्ट को ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में कन्वर्ट करना चाहती है केरल में, और उसके पीछे इरादा यह है कि आइदर LDF शुड विन, या हालांकि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा था अभी हाल के चुनाव में उसमें बहुत जबरदस्त रहा था। मतलब 6 में से 4 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस की जीत हुई, और कांग्रेस लेड फ्रंट जो है उसने म्युनिसिपैलिटीज में 86 में से 54 में जीत पाई थी, लेफ्ट पार्टी ने केवल 28 में जीत पाई। ब्लॉक पंचायत में UDF ने 79 में जीत हासिल की थी और लेफ्ट ने केवल 63 में। बीजेपी घबरा गई है कि ये कांग्रेस अगर आ गई तो दक्षिण भारत में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे पास टाइम नहीं है आशुतोष जी, आपने वैसे ही काफी टाइम दे दिया आज मुझे, तो आपने अच्छा किया कि आज इलेक्शन पर बात कर ली, क्योंकि इतनी बातचीत हो नहीं रही कहीं। कम से कम मैं सुन नहीं पाया कहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए लोगों को बताना जरूरी है कि बीजेपी चाहती है कि सत्य हिंदी पर आशुतोष जी ईरान में लगे रहें और बम फोड़ते रहें, और पता चले कि 9 अप्रैल को मतदान हो गया, 29 को भी हो गया, तो उसमें विपक्ष का सफाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको शुभकामनाएं। आप यात्रा पे जा रहे हैं, तो अगर वक्त मिला तो आपको वहां से भी बात करेंगे, नहीं तो फिर मुलाकात होती जब लौटते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.